हाय नमस्ते। क्या आप जानते हैं इस धरती पर पाए जाने वाले लाखों जीवों को एक व्यवस्थित ढंग से वर्गीकृत किया गया है जिसे हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम वर्गीकरण को समझें तो हम जीवों की विविधता और उनके आपसी संबंध और उनके विकास की गहराई को अच्छे से जान सकते हैं। इससे यह फ़ायदा होगा कि हम न केवल उनके विभिन्न प्रजातियों के बारे में पहचान कर सकेंगे बल्कि उनके संरक्षण और अनुसंधान में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो मेरा नाम है शालिनी राव। मैं डिजिटल बायोलॉजी शास्त्र की डिजिटल रचयिता हूँ। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें जिससे कि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती है। गाइस, हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। हमारा टॉपिक जैसे आप सभी जानते हैं कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। हमने जो कल किया था वो हमने किया था लिविंग बर्ड्स। तो लिविंग बर्ड्स को हमने किस तरह देखा था कि उसमें जो एनसीईआरटी की 11th की जो टेक्स्ट बुक है उसमें लिविंग बर्ड्स को आपके डिफरेंट पॉइंट वाइज क्या किया था, आइडेंटिफाई किया था। तो फर्स्ट पॉइंट था व्हाट इज़ लिविंग। तो लिविंग किस बेस पे था, 3-4 स्टेटमेंट थे। फॉर एग्जांपल ग्रोथ के बेस पे नॉट डिफाइंड प्रॉपर्टी, ग्रोथ था, रिप्रोडक्शन था और आपका मेटाबॉलिज्म प्रोसेस था, आपका कॉन्शियसनेस था और सेल था। तो ये 5-6 स्टेटमेंट थे जिसके बेस पे हमने देखा कि कौन डिफाइंड प्रॉपर्टी है आपकी लिविंग ऑर्गेनिज्म की और नॉट डिफाइंड प्रॉपर्टी को हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई किया था। इसमें फिर इसके बाद हमारा चला था बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, जो कि आपका स्पीसीज और जीनस ये दोनों में डिवाइड हुआ था। जीनस के फर्स्ट लेटर को हम कैपिटल लेटर में आइडेंटिफाई करते हैं जबकि स्पीसीज को स्मॉल लेटर से करते हैं। और इसी में हमने टेक्सोनॉमी और आपका सिस्टमैटिक और इसके साथ ही टेक्सोनॉमिक एड्स ये सारे के सारे हमने देख लिए थे। आज उसी यूनिट का सेकंड टॉपिक हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हम देखने वाले हैं, जिसमें कि अब हमारे आसपास ये तो हमने देख लिया कि लिविंग बर्ड्स हैं, नॉन लिविंग बर्ड्स हैं। अब लिविंग बर्ड्स भी क्या है, एक जैसे भी है, थोड़े उनके फीचर्स मैच कर रहे हैं, कुछ फीचर्स मैच कर रहे हैं, कुछ क्वालिटी मैच कर रही है, कुछ रिएक्शंस मैच कर रहे हैं, बट पूरी तरह से वो सेम नहीं है। तो हम देख सकते हैं जैसे फॉर एग्जांपल हमारे घरों में भी जैसे कि मम्मियाँ अक्सर पूछती हैं डिनर में क्या बनना है। तो अब जो भी ना पापा बोलेंगे या फिर जो भाई बहन बोलेंगे वो मम्मी जिसे मेजॉरिटी होती है वो, बट उसमें भी क्या आइडेंटिफिकेशन होता है। जैसे कि आपने बोल दिया हमें वेजिटेबल्स खाने, तो वेजिटेबल्स में भी ग्रीन वेजिटेबल्स आती हैं और कुछ रॉ वेजिटेबल्स आती हैं। तो हमने उसको किसके बेस पर, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से। तो हमने बोला कि हमें आज मटर पनीर खाना है, तो मटर पनीर का आइडेंटिफिकेशन है कि भाई हमें मटर जो है वो हमें वेजिटेबल शॉप से मिलेगा और जो पनीर है वो हमारे डेयरी मिल्क है। तो इसी तरह क्या है कि क्लासिफिकेशन तो हो गया कि प्लांट्स के एक दो आपका क्लासिफाइड हो गया, दो आपके फाइलम बनाए गए, एक प्लांट का एक एनिमल का। तो सारे प्लांट को एक में डाल दिया, सारे एनिमल्स को एक में। बट यहाँ पर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो सिमिलरिटी शो नहीं कर रही थी। तो हमें ज़रूरत क्या पड़ी, साइंटिफिक रीज़न से भी और वैसे भी जो हम डेली यूज़ में करते हैं, तो हमें क्लासिफिकेशन की ज़रूरत अपनी बेसिक नीड की वजह से पड़ी। जैसे हमारा फूड की नीड होती है, स्लेटर की नीड होती है, तो इसी तरह हमें रहने के लिए जो घर है वो भी हमारे क्या डिफरेंट मटेरियल से बने होते हैं। जैसे पहले तो जब हमने डेवलपमेंट स्टार्ट ही किया था तो हमारे मोस्टली मिट्टी के घर बने हुए थे, फिर हमने उसे ईंट गारे के बनाने चालू किया और अभी लंबी लंबी स्टोरेज बिल्डियाँ बनती हैं अभी हमारी। तो ऐसे ही क्या हुआ कि जैसे जैसे हमारी ज़रूरतें बढ़ती गई और हमने चीज़ों को क्या किया, मॉडिफाइड करना शुरू, क्योंकि हमारी लाइफ स्टाइल भी मॉडिफाइड हो रही थी। तो हम जो यूज़ कर रहे थे डेली यूज़ के जो हमारी चीज़ें थी ज़रूरत की, तो उनको भी हमने क्या किया, क्लासिफाइड किया। तो ये ज़रूरत हमारी साइंटिफिक वे से नहीं था, ये हमारी नीड के हिसाब से भी हमें क्लासिफाइड की ज़रूरत पड़ी। तो फिर हमने क्या किया, हर चीज़ को जैसे हमने पिछले पार्ट में देख लिया था कि लिविंग बर्ड्स में कि आपका क्या था, इंटरनेशनल नॉमेनक्लेचर ऑफ बॉटनिकल रिसर्च सेंटर। तो ये क्या है कि हमने बॉटनी को नाम डालने के लिए बॉटनिकल इंस्टीट्यूट बना दिए, जोलॉजी मतलब एनिमल से रिलेटेड जोलॉजिकल आपके रिसर्च सेंटर बना दिए, और आपका ऐसी वायरस का वायरल आपके
डिपार्टमेंट हो गया, बैक्टीरिया के लिए वेक्टर डिपार्टमेंट, रिसर्च डिपार्टमेंट को हमने क्या किया, स्टेबल कर दिया। अब इसी में हमारा क्या हो गया था कि कुछ आपके ये प्लांट्स को भी हमने कर दिया था। ऐसे ही हमारा जब क्लासिफाइड हुआ तो हमने कुछ मेन फीचर्स, जैसे टेक्सोनॉमी है तो टेक्सोनॉमी में हमने 4 फीचर्स लिए थे, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, और फिर आपका जर्नली जो अभी है क्या है आपका CDE, यानी कि सेल्स के बेस पे, डेवलपमेंट के बेस पे, ये हमारा न्यू टेक्सोनॉमी में ऐड हुआ है। जो ओल्ड टेक्सोनॉमी था उसमें ऐड नहीं हुआ था, उसमें इकोलॉजिकल इफेक्ट अभी जो न्यू है उसमें हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि टेक्सोनॉमी, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और सिस्टमेटिक, ये तीनों एक दूसरे से क्या है, सिनोम्स है। जैसे हम हिंदी में या ग्रामर में सिनोम्स वर्ड पढ़ते हैं ना, समानार्थी शब्द, वैसे ही कि हम अगर टेक्सोनॉमी कहते हैं तो वो भी आपको वही मीनिंग निकल कर आता है कि किसी भी प्लांट या एनिमल को हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, क्लासिफाइड करेंगे और फिर उसको सिस्टमेटिक एक डिवीज़न में रख देंगे या फिर किसी फाइलम में इंक्लूड कर देंगे। वही चीज़ें आपकी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी जाती हैं और आपका सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन में क्या जाता है, उसमें एक चीज़ और ऐड हो जाती है कि आपका आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन के साथ आपका इवोल्यूशनरी आपका हिस्ट्री भी आ जाती है, यानी कि उनके एरिस्टर्स कैसे थे, उनके पूर्वज कैसे थे, वो भी वहाँ पर ऐड हो जाता है। क्योंकि हमारी जो जनरेशन वो एक दिन में तो इतनी एडवांस नहीं हो गई, आज हम इतने एडवांस है, हम ये टेक्निकल सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं और अपना इलेक्ट्रिकल 4 व्हीलर्स 2 व्हीलर्स यूज़ कर रहे हैं, तो वो आज एक दिन में नहीं बनी है। ये सारा डेवलपमेंट कैसा है, कंटिन्यूस चलने वाला, स्लोली एंड कंटिन्यूस। तो हमें भी अपने पीछे बैक पास्ट में या हिस्ट्री में जाके देखेंगे तो हमारा भी कैसे डेवलपमेंट हुआ है, उसी तरह हमने जो चीज़ें यूज़ की हैं, जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें थी उनमें ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है, और जो हम धीरे धीरे यूज़ करना बंद कर दिए वो चीज़ें या तो बिल्कुल अब मिलती हैं तो एक्सट्रीम फॉर्म में मिलती है, नहीं तो फिर बहुत ही कम डेवलप फॉर्म में मिलती है। तो ये यहाँ पर हमने क्या किया है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसको हमने 3 टर्म यहाँ पर ऐड किए। जैसे फॉर एग्जांपल टेक्सोनॉमी, तो टेक्सोनॉमी में हम क्या करते हैं, किसी भी प्लांट है, एनिमल है या किसी भी ऑर्गेनिज्म या सब्सटेंस, उसको क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, नॉमेनक्लेचर करते हैं और क्लासिफाइड करते हैं। अब ये हम कह सकते हैं टेक्सोनॉमी फर्स्ट स्टेप ऑफ किसका, आपका, कि कोई भी चीज़ को हम जब आइडेंटिफाई करने जा रही है, जिसके बारे में डीप नॉलेज लेने जा रहे हैं, क्योंकि पहले तो ऐसे हमने प्लांट, सारे प्लांट ग्रीन है तो सारे प्लांट को एक ग्रुप में रख दिया, एनिमल्स को एक ग्रुप में रख दिया, फिर हमने उसके इंटरनली स्ट्रक्चर फीचर्स के बेस पे उनको और ज़्यादा फाइलम में क्या किया है, डिवाइड किया। तो टेक्सोनॉमी में क्या है, आइडेंटिफिकेशन है, नॉमेनक्लेचर और आपका क्या है, क्लासिफिकेशन, जो कि फर्स्ट स्टेप किसकी है, आपकी क्लासिफिकेशन की टेक्सोनॉमी है। फिर आता है आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसको हम क्या करेंगे, सब टॉपिक ऑफ टेक्सोनॉमी के जितने भी टॉपिक हैं उसके कोरिलेट सब टॉपिक हम क्या करते हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में स्टडी करते हैं। फिर आता है आपका सिस्टमेटिक में आपका टेक्सोनॉमी भी इंक्लूड होगा, आपका फाइकोजेनी में क्या आ जाएगा, फाइकोजेनी में आपका इवोल्यूशनरी हिस्ट्री आ जाएगा कि हमारी इवोल्यूशनरी विकास की जो हिस्ट्री है वो क्या है, क्योंकि एक दिन में तो विकास होता नहीं है। विकास क्या है, कंटिन्यूस स्लोली प्रोसेस है, जो कंटिन्यूसली और स्लोली प्रोसेस चलता रहता है और इसमें लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन लगता है, एक ही दिन में कोई चेंजेस नहीं होता है। अब एक टर्म टेक्सोनॉमी किसने दिया, तो कॉन्डले, किसने, एक कैंडले साइंटिस्ट थे, AP कॉन्डले, इन्होंने दिया, इनकी बुक है थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी, इन्होंने एक बुक दिया जिसका आपका क्या हुआ, इसका जेनरा भी दिया गया है, थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी किस पर डिपेंड है, आपका थ्योरी एलिमेंट्री ऑफ बायो बॉटनी, यानी कि बॉटनी से रिलेटेड बहुत सारी स्टडी इन्होंने की है, जिसके ज़्यादातर इवेंट्स हैं या ज़्यादातर जो भी इनको आपका जो भी इम्प्रूवमेंट हुआ है या फिर जो भी इन्होंने आइडेंटिफाई किया वो सारा का सारा इस बुक में इंक्लूड है। फिर आपका टर्म सिस्टमैटिक किसने दिया, ये दिया है कॉर्नेलियस ने, जो कि आपके 1735 में, और कॉर्नेलियस ने और भी काफ़ी बहुत इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं और इन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान साइंस में दिया। तो और फिर इसके अभी हम इनका बारे में देखेंगे कि इन्होंने लिनियस ने, क्योंकि कल हमने बायोनोमियल नोमेनक्लेचर ही पढ़ा था जो कि लिनियस साहब ने ही दिया था। फिर टर्म न्यू सिस्टमैटिक टर्म न्यू किसने दिया है, जूलियन हेलिक्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन
आ चुका है आपके एमसीक्यू में। तो इसको भी आपको क्या करना है, याद रखना है कि मतलब न्यू सिस्टमेटिक, क्योंकि न्यू में क्या हो गया है, सेल के डिपेंड पर भी आपका क्लासिफाइड हो गया है, डेवलपमेंट के वे पे, सेल के वे पे, और थर्ड है आपका इकोलॉजिकल इवेंट पे कि इकोलॉजिकल इफेक्ट क्या पड़ता है, क्या इकोलॉजिकल वे है, किस इकोलॉजिकल रिएक्शंस में इन्वॉल्व रहते हैं। तो ये हमारे दो चीज़ें इसमें टर्म आपका ऐड हुआ है, नहीं तो बाकी तो आपका आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और आपका क्लासिफिकेशन इसी में क्या था। बट न्यू सिस्टमेटिक में क्या ऐड हो गया है आपका, सेल के बेस पर हो गया है, डेवलपमेंट के बेस पे हो गया, और इकोलॉजिकल इफेक्ट इसके बेस पर हो चुका है। तो आगे हम देखेंगे कि लिनियस जो साइंटिस्ट लिनियस थे उन्होंने किस तरह से साइंस में कितनी अच्छी आपकी क्या की है, डिस्कवरीज की है। अब हम थोड़ा क्या करेंगे कि लिनियस सर है जो, उनके बारे में जानेंगे। साइंटिस्ट कॉर्लिनियस, तो लिनियस जी ने क्या किया था, इन्होंने आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी दिया था जो बहुत फेमस हुआ था। अभी आगे हम इनका डिस्कशन देखेंगे कि ये 3 तरह के सिस्टम का क्लासिफाइड किए थे। तो आर्टिफिशियल सिस्टम सबसे पहले क्लासिफाइड किया गया था जो कॉर्लिनियस साहब ने किया था। इनको हम लिनियस साहब को क्या ही बोलते हैं, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी बोलते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं, और इनको हम फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी भी बोलते हैं। इसी के साथ हम इन्हें बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर के फादर भी बोलते हैं, क्योंकि बायोनॉमियल क्लेचर जैसे कि किसी का फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका जो मैंगो है, तो मैंगो का आपका जो नाम है, साइंटिफिक नाम क्या है, मैग्नीफेरा इंडिका है। तो मैग्नीफेरा इंडिका यानी कि दो चीज़ें चल रही है, तो वो जो आपका इसे बोलते हैं बाइनोमियल है, द्विनाम पद्धति, वो भी किसने दिया था, लिनियस साहब ने दिया था। और लिनियस साहब की कुछ फेमस बुक्स है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा आपके क्या है, मतलब ये कहो कि साइंस के फील्ड में बहुत फेवरेट साइंटिस्ट भी हो गए थे और बहुत फेमस भी हो गए थे। तो पहला बुक है उनका सिस्टमेटिक नेचर, यानी कि इन्होंने नेचर के बारे में सब कुछ दिया, और स्पीसीज प्लांटेरा, सारा कुछ इन्होंने इसमें प्लांट के बारे में डिस्क्राइब किया है। क्राइटेरिया ऑफ दी बॉटेनिका, और आपका क्या है, फिलॉसफी का ऑफ बॉटेनिका। ये 4 इनकी फेमस बुक्स है जिनकी वजह से लिनियस साहब की एक स्पेशल आपका क्या है, रेपुटेशन है साइंस फील्ड में। और इन्हें क्या ही बोलते हैं, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी बोलते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं, और फादर ऑफ बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर का भी बोलते हैं, और फादर ऑफ न्यू टेक्सोनॉमी भी इन्हें बोला जाता है। और इन्होंने इसके साथ ये सारी डिस्कवरीज तो की है, इनको तो अरेंज किया है, इसके साथ इन्होंने आइडेंटिफिकेशन आपका क्या, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का भी दिया है जो भी बहुत फेमस है, जिसके बारे में अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यह हमें लिनियस साहब के बारे में इतनी बातें याद रखनी है, क्योंकि कभी कभी एमसीक्यू जो है वो कभी कभी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देते हैं। क्योंकि बायोलॉजी आप लिए हो तो ऐसा तो नहीं कि आप 12वीं करके घर पे बैठ जाओगे, इसके बाद कोई मेडिकल के से फील्ड से रिलेटेड किसी भी आप एग्ज़ाम की तैयारी करोगे। फॉर एग्जांपल फार्मेसी की करेंगे, या फिर फार्मासिस्ट की करेंगे, नीट की करेंगे, या अदर्स बहुत सारी लाइन्स हैं जिसमें आपके कंपटीशन को आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की उससे भी ये पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये सारी चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए। अब हम आगे देखेंगे कि फादर ऑफ इंडियन टेक्सोनॉमी किसे कहते हैं। फादर ऑफ इंडियन टेक्सोनॉमी हम कहते हैं सेंटर पाउंड को, और इनको विलियम्स रॉक्सबर्गी क्या बोलते थे कि इंडियन लिनियस भी बोलते थे। इन्हें लिनियस ऑफ इंडिया भी बोला जाता था। किसको, आपके सेंटर पाउंड को। सेंटर पाउंड को क्या बोलते थे, ये इंडियन टेक्सोनॉमी के फादर थे। और इनको एक साइंटिस्ट विलियम रॉकबर्गी ने क्या बोला था कि लिनियस ऑफ इंडिया है। जिस तरह लिनियस ने इतनी सारी डिस्कवरी की है, वैसे इंडिया में लिनियस के कंपैरेटिव इन्होंने वर्क डन किया है। हिस्ट्री ऑफ टेक्सोनॉमी, तो हिस्ट्री ऑफ टेक्सोनॉमी को सबसे फर्स्ट रिकॉर्डेड अटैम्प्ट ऑफ क्लासिफिकेशन किसके द्वारा किया गया था, डन बाई एरिस्टोटल के। अब एरिस्टोटल की बहुत फेमस बुक थी, ये भी बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपका आता है कभी कभी। क्या होता है कि आपको एमसीक्यू में ये पूछ लेते हैं, तो इसका भी आपको नाम याद रखना है, हिस्टोरिका एनामालिया। ये क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसका बुक है ये, एरिस्टोटल का। एरिस्टोटल को फादर ऑफ बॉटनी कहते हैं, और इन्हीं को हम फादर ऑफ जूलॉजी भी बोलते हैं।
यानी कि एरिस्टोटल को ही फादर ऑफ बॉटनी एंड फादर ऑफ ज़ूलॉजी बोलते हैं। एरिस्टोटल ने क्या किया था कि मतलब क्लासिफिकेशन किया था, किसके बेस पे किया था? एक तो एनिमाइया किया था, एक इनमाइया किया था। एनिमाइया और इनमाइया में क्या डिफरेंस था? ऐसे एनिमल जो विदाउट आरबीसी, तो आपके एनीमिया में क्या थे? आपके विदाउट आरबीसी वाले एनिमल्स को इन्होंने कैटेगराइज किया था, जो कि मोस्टली इनवर्टिब्रेट्स थे। जबकि इनआइमिया में क्या था? इसमें एनिमल्स ऐसे थे जिनमें आरबीसीज मिलती थी। अब आरबीसीज मिलती थी, इसमें भी फर्दर 2 टाइप में क्लासिफाइड कर दिया था। एक थी ओविपोरस और एक थी विविपोरस। ओविपोरस क्या थे? ऐसे एनिमल्स जो क्या थे? एग लेइंग थे, एग लेइंग एनिमल्स थे। जबकि विविपोरस थे गिविंग बर्थ टू यंग बर्ड्स। तो इन्होंने इस बेस पर, आरबीसी के बेस पे एरिस्टोटल जी ने क्या किया था कि एनिमल्स को डिवाइड कर दिया था। तो डिवाइड कर दिया तो आपके जहाँ पर आरबीसी नहीं थी, विदाउट आरबीसी, उनको तो इनवर्टिब्रेट्स बोल दिया। और जहाँ आरबीसी थी, आरबीसी के साथ इन्होंने फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, विविपोरस और ओविपोरस। विविपोरस में जो कि आपके गिविंग बर्थ टू यंग बर्ड्स, जबकि आपका ओविपोरस कैसे? ओविपोरस है कि आपके क्या कर रहे हैं? एग लाइंग एनिमल्स। अब थियोफ्रेटस कौन थे? आपके एरिस्टोटल के स्टूडेंट थे। इन्होंने भी क्लासिफिकेशन दिया। अब थियोफ्रेटस ने किस पर दिया? थियोफ्रेटस ने दिया आपके प्लांट्स पे। और इन्होंने भी लिनियस की तरह आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में भी इन्वॉल्व हुए थे। इन्होंने भी इस तरह का आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम दिया था। तो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में भी आपके थियोफ्रेटस क्या इन्वॉल्व थे, जो लिनियस ने दिया था। अब इनको क्या, ये किसके स्टूडेंट थे? आपके अरिस्टो के स्टूडेंट थे। फादर ऑफ बॉटनी भी इन्हें कहते हैं। और इनकी जो फेमस बुक थी, जैसे आपके अरिस्टोटल की थी, वैसे इनकी हिस्टोरिया प्लेटिनम थी। क्या थी? प्लेटानम। तो ये हिस्टोरिया प्लेटिनम। अब इसमें क्या था? इन्होंने 480 प्लांट्स को क्या किया था? वहाँ फीचर सहित वहाँ डिस्क्राइब किया था। अब इन्होंने प्लांट्स को क्या 3 पार्ट में डिवाइड किया था। हर्ब्स, जो छोटे मोटे घास फूस है, उसे हर्ब्स बोलते हैं। इसमें क्या हो गया? आपके घास फूस टाइप की स्पीसीज आ गई। सब क्या थे? थोड़े जो छोटे छोटे से थे वो प्लांट्स आ गए इसमें। और जो ट्री तो जानते हो, उसमें आपका स्पेशल फीचर्स, पूरा आपका रूट, स्टेम, लीफ पूरी तरह से मॉडिफाइड हो गए। तो ये इन्होंने ये अपनी जो बुक लिखी हिस्टोरिकल, इसके बेस पे इन्होंने प्लांट्स को 3 पार्ट में दिखा दिया कि हर्ब से जो छोटा मोटा घास फूस है, फिर शब थोड़ा सा बड़ा रहता है, और ट्री सबसे बड़ा शेप में था। फिर इसके बाद ये अब आए 1758 में। 1758 में आपको मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आ गया, जो किसके द्वारा प्रपोज किया गया था? लिनियस के द्वारा किया गया था। तो लिनियस साइंटिस्ट ने क्या किया कि इसको 2 किंगडम में डिवाइड किया। जो न्यू मॉडर्न सिस्टम दिया क्लासिफिकेशन का, वो 2 किंगडम में था। एक उनका प्लांटी था, दूसरा एनिमलिया। इन्होंने क्या किया? सारे प्लांट को एक में डाल दिया और एनिमल्स को एक में डाल दिया, मगर ये ज़्यादा सक्सेस नहीं हुआ। ये जो क्लासिफिकेशन उन्होंने 2 किंगडम के बेस पे दिया था, यहाँ पे ड्रॉबैक्स आए। क्या ड्रॉबैक्स आए? कि मतलब आपके इन्होंने प्लांट को किसी प्रोकैरियोट, मतलब जो भी आपके ऑर्गेनिज्म थे प्लांट और एनिमल में, जो इन्होंने किंगडम 1 और किंगडम 2 में डिवाइड किए थे, क्लासिफाइड किए थे, उनको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बेस पे डिवाइड नहीं किया था। ना ही इन्होंने यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर देखा था। तो इनके ये ड्रॉबैक्स हो गए, इसलिए ये 2 किंगडम ज़्यादा दिनों तक सक्सेस नहीं रहे। क्योंकि इसके बाद जो साइंटिस्ट आए, उन्होंने इसको क्या किया? रिजेक्ट कर दिया, और इसके साथ अपना नया क्लासिफिकेशन सिस्टम को क्या दिया? स्टेबल किया। तो सबसे पहले मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया है? लिनियस ने दिया है, जो कि 2 किंगडम था, एक प्लांटी था, एक एनिमलिया था। इन्होंने किसी बेस पे नहीं दिया, इसलिए इसके ड्रॉबैक्स हैं। क्योंकि देखो, जो भी सिस्टम बन रहा है, 2 किंगडम आया, अभी 2 मतलब आपके किंगडम वाला सिस्टम आया क्लास, इसके बाद 3 वाला आएगा, फिर 4 वाला आएगा, 5 वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल था। तो ऐसे हम सिस्टमेटिक देखेंगे कि 2 वाला किसने दिया? लिनियस ने दिया। अब इसके बाद जो 3 वाला आएगा, तो वो क्या कैसे आएगा? सबसे पहले तो जो 2 सिस्टमेटिक फाइलम है आपके 2 किंगडम के बेस पे जो क्लासिफिकेशन, उसके ड्रॉबैक्स निकालेंगे। तो लिनियस के ये 2 किंगडम वाले क्लासिफिकेशन में क्या ड्रॉबैक्स निकाले गए कि मतलब इन्होंने यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोटिक के फीचर्स पे नहीं डाला था, यानी कि इसके बेस पे इन्होंने क्लासिफिकेशन नहीं किया था। और दूसरा आपका यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, यहाँ ये भी ड्रॉबैक देखने को मिला था।
तो हमारा टू किंगडम क्लासिफिकेशन क्या हो गया, लिनियस जी का दिया हुआ उसको रिजेक्ट कर दिया गया। क्या उसकी ड्रॉबैक्स निकले, क्योंकि उन्होंने दो किंगडम में रखा था, प्लांटी और एनिमालिया, तो उन्हें क्या ड्रॉबैक दिया गया, उन्हें ड्रॉबैक दिया गया कि उन्होंने डिफरेंशिएट नहीं किया आपका प्रोकैरियोटिक के बेस पे एंड यूकैरियोटिक के बेस पे, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर, ये भी उनके इस दो टू किंगडम वाले सिस्टम में आइडेंटिफाई नहीं होता है। तो आपका फिर आया थ्री किंगडम, क्योंकि दूसरा वाला जो रिजेक्ट कर रहे हैं तो उसमें इम्प्रूवमेंट करेंगे, तो उन्होंने क्या किया कि किसने दिया था तीसरा, थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन दिया हेकल ने, ई हेकल ने। ये आए, इन्होंने क्या बोला कि प्लांटी एनिमालिया ठीक है, बट इन्होंने एक नया किंगडम ऐड कर दिया, कौन सा, प्रोस्टिटा। अब प्रोस्टिटा में इन्होंने क्या किया, ऑल यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक जो भी ऑर्गेनिज्म थे उसको इंक्लूड कर दिया। अब इन्होंने यहाँ थ्री किंगडम दिया क्लासिफिकेशन, जिसमें प्रोस्टिटा एक किंगडम हो गया, प्लांटी हो गया, एनिमालिया हो गया। प्रोस्टिटा में इन्होंने क्या किया, ऑल आपके क्या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और आपके यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को यहाँ पे रख दिया, और प्लांटी में इन्होंने ऑल मल्टी सेलुलर प्लांट्स को इंक्लूड कर दिया, जबकि एनिमालिया में क्या किया, ऑल मल्टी सेलुलर एनिमल्स को कर दिया। अब इसका भी ड्रॉबैक्स आया। इसका क्या ड्रॉबैक्स आया कि यहाँ पर साइंटिस्टों ने बोला कि भाई आपका भी जब टू किंगडम क्लासिफिकेशन सक्सेसफुली नहीं हुआ तो आपका थर्ड वाला भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया, इसको डिवाइड मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर पे तो कर दिया, मगर इन्होंने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बेस पे डिफाइन नहीं कर पाए थे। तो आपका थ्री किंगडम में क्या ड्रॉबैक आया, ओनली वन फीचर्स का ड्रॉबैक, यानी कि जो लिनियस के में ड्रॉबैक था वही एक ही ड्रॉबैक को हेकल साहब यहाँ पर इम्प्रूव कर पाए थे, केवल मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर को। दूसरा जो ड्रॉबैक्स सेकंड आपका टू किंगडम क्लासिफिकेशन में था वो कंटिन्यू आपके थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में कंटिन्यू बना रहा। क्यों? क्योंकि उन्होंने यूकैरियोट और प्रोकैरियोटिक के बेस पे डिवाइड नहीं किया था। तो यहाँ पर हमने देखे कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो कि आपकी लिनियस साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था, उसमें आपका प्लांटी और एनिमालिया था, जिसको उन्होंने किसके बेस पे कर दिया था, प्लांट और एनिमल्स के। और उनके ड्रॉबैक आ गए थे कि उन्होंने ऑर्गेनिज्म को यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर के बेस पे डिवाइड नहीं किया है, और इसके साथ ही यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट के फीचर्स को भी आइडेंटिफाई नहीं किया है। अब इसको जो लिनियस के जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन उसको रिजेक्ट हुए, किसने उसे रिजेक्ट किया, आपके हेकल साइंटिस्ट ने। हेकल साइंटिस्ट ने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया, जिसमें उन्होंने क्या किया, केवल आपका प्रोस्टिटा को ऐड कर दिया। प्रोस्टिटा में उन्होंने ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को डाल दिया। तो इनके भी आपके थ्री फाइलम क्लासिफिकेशन पे क्या ड्रॉबैक आया कि इन्होंने प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक के बेस पे डिवाइडेशन नहीं कर पाए। तो अब इसके बाद आएगा फोर किंगडम में क्या आया ड्रॉबैक। अब हमारा आता है कि हमारा टू किंगडम बेस्ड क्लासिफिकेशन भी हमारा क्या हो गया, रिजेक्ट कर दिया गया। क्यों रिजेक्ट कर दिया गया? क्योंकि लिनियस साइंटिस्ट ने क्या किया था, वहाँ पर लिनियस सर ने कि आपका प्लांटी और एनिमालिया में डिवाइड किया था। एक पहला किंगडम ये था और दूसरा ये था, और उसमें क्या किया था, उनके ड्रॉबैक क्या आए थे सेकेंड आपके टू किंगडम क्लासिफिकेशन के, कि मतलब जो भी आपका क्लासिफिकेशन किया गया है उसमें यूकैरियोट और प्रोकैरियोट के बेस पे नहीं किया गया है, और आपका यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर का। फिर उसको रिजेक्ट करके आया आपका थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन जो कि हेकल साइंटिस्ट ने दिया था। तो उन्होंने क्या बोला कि केवल प्लांटी एनिमालिया के साथ उन्होंने कौन सा प्रोस्टिटा एक फाइल किंगडम को क्या किया, इंक्लूड कर दिया, और उसमें उन्होंने ऑल आपके यूनिसेलुलर और आपके यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड कर दिया। इसमें भी ड्रॉबैक देखो, ये भी ज़्यादा सक्सेस नहीं हुआ, इसको भी रिजेक्ट कर दिया साइंटिस्टों ने। और इसके ड्रॉबैक किसके बेस पे किए थे, आपके ये ड्रॉबैक थे यूकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बेस पे। फिर आया आपका फोर किंगडम सिस्टम। तो फोर किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, कोपलैंड ने दिया था। ये कोपलैंड साइंटिस्ट ने दिया था। इन्होंने क्या किया था कि प्रोस्टिटा, प्लांटी और एनिमालिया के साथ मोनेरा एक किंगडम और ऐड कर दिया था, और इस मोनेरा में इन्होंने क्या किया था, ऑल प्रोकैरियोट्स यानी कि बैक्टीरिया इसमें डाल दिए थे। और इसका मगर देखो, बैक्टीरिया यहाँ डाल दिए, प्रोकैरियोटिक यहाँ पर आपके क्या आ गए, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आ गए, और यहाँ पे आपके मल्टीसेलुलर प्लांट्स और यहाँ मल्टीसेलुलर एनिमल्स। अब इसका क्या ड्रॉबैक आया था, इनका ड्रॉबैक आया था न्यूट्रिशन को लेके, कि मतलब जो ऑर्गेनिज्म है वो डिफरेंट टाइप्स के न्यूट्रिशन फीचर्स शो करते हैं। फॉर एग्जांपल ऑटोट्रॉफ्स जो
मतलब क्या करते हैं, ऑन फूड मतलब ऑन प्रिपेयर दियर फूड, ये क्या करते हैं अपना खुद फूड बनाते। ऑटोट्रॉप्स के बेस पे ड्रॉबैक मिला, हेटरोट्रॉप्स के बेस पे मिला, और इसके साथ ही सेप्रोफाइट्स जो कि क्या होते हैं, फीड ऑन डेड मटेरियल या डेड ऑर्गेनिज्म। तो आपका 4 किंगडम क्लासिफिकेशन भी आपका सक्सेस नहीं हुआ, इसे भी रिजेक्ट कर दिया साइंटिस्टों ने। किसके बेस पे? इसका ड्रॉबैक दिया था न्यूट्रिशन के बेस पे। ऑटोट्रॉप, हेटरोट्रॉप एंड स्पोरोफाइट भी बोल सकते हैं, और स्पोरोफाइट भी बोल सकते हैं, और स्पोरोफिट्स भी बोल सकते हैं। तो ये क्या, इस न्यूट्रिशन के बेस पे आपका 4 किंगडम क्लासिफिकेशन भी क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। अब आया आपका 5 क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो था वो बहुत और आज तक स्टेबल है, ये बहुत वैल्यूएबल था। किसने दिया था? ये 1969 में R.H. वाइटेकर ने दिया था। इन्होंने दिया और फिर इसको किसी भी साइंटिस्ट ने रिजेक्ट नहीं किया, क्योंकि जो ड्रॉबैक्स आपके सेकेंड आपका 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में ड्रॉबैक था वो भी ये फुलफिल कर रहा था। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन के बेस पे जो ड्रॉबैक्स आए थे वो भी आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पूरी तरह फुलफिल कर रहा था। और 4 किंगडम क्लासिफिकेशन के रिजेक्ट की जो ड्रॉबैक्स आए थे वो भी आपका क्या कर रहा था, 5 किंगडम जो क्लासिफिकेशन था, किसने? R.H. वाइटेकर जी ने जो दिया था, वो पूरी तरह से जो इससे पहले आपके 2 किंगडम, 3 किंगडम और 4 किंगडम क्लासिफिकेशन आए, उन सभी के ड्रॉबैक्स को फुली कम्प्लीटली क्या कर रहा था, फुलफिल कर रहा था। क्यों? क्योंकि इन्होंने यहाँ पर वाइटेकर जी ने क्या किया, 1969 में आपके जो किंगडम थे उनका नंबर 5 कर दिया। फर्स्ट वन इज अ मोनेरा, जिसमें इन्होंने इंक्लूड किया प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया। सेकेंड इन्होंने प्रोस्टिटा डाला किंगडम, जिसमें यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को डाल दिया। और फंजाई में इन्होंने और सेप्रोफाइट्स जो कि फीड करते थे ऑर्गेनिक या फिर आपके डेड मटेरियल पर, उस तरह के प्लांट्स एनिमल्स को इन्होंने फंजाई में डाल दिया। और इनका 4th किंगडम था प्लांटी, जिसमें ऑल मल्टी सेलुलर प्लांट्स को इन्होंने इंक्लूड किया। और लास्ट आया एनिमालिया, यानी कि मल्टी सेलुलर एनिमल्स। इसमें तो इस तरह देखा जाए तो R.H. वाइटेकर जी का जो क्लासिफिकेशन था 5 किंगडम में क्या हो गया था, क्लासिफाइड हो गया था, सज गया था। और इससे पहले आए हुए जितने भी सिस्टम आपका 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन और 4 किंगडम क्लासिफिकेशन पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिए गए थे। क्यों? क्योंकि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो वाइटेकर जी ने दिया था वो पूरी तरह से सारे ड्रॉबैक्स को स्टेपली कम्प्लीटली फुलफिल कर रहा था। कि इन्होंने जिस तरह डिवाइडेशन किया था कि ऑटोट्रॉप के बेस पे, सेप्रोफाइट के बेस पे और हेटरोट्रॉप्स के बेस, यानी कि न्यूट्रिशन के बेस पे भी यहाँ पर क्लासिफिकेशन देखने को मिल रहा था, और रिप्रोडक्शन के बेस पे भी मिल रहा था, और उनके फीचर्स पे भी कि उनके जो भी फीचर्स है, जो उनके आपके बॉडी स्ट्रक्चर को लेके फीचर्स थे आपके मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर, तो वो वाले फीचर्स भी यहाँ पर क्या कर रहे थे, कैरी कर रहे थे और सुटेबल तरीके से डिफरेंशिएट भी कर रहे थे। तो ये हमारा स्टेबल 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो आज तक हम फॉलो करते हैं बोले तो आज तक हम इसी को याद करते हैं, लिखते हैं और अपने नंबर अचीव करते हैं। तो इस तरह हमारा यहाँ पर क्या क्लासिफिकेशन वाला हमने देखा। अब आपका एनसीईआरटी के एक टेबल दिया हुआ है जिसमें आपका सिस्टमैटिक आपके सारे एनिमल्स और आपका यूकैरियोटिक पीरियड ये सारे के सारे डिवाइड करके देखा। तो वो टेबल अभी मैं ड्रॉ नहीं करूँगी, केवल आपको क्या करूँगी, ओरली क्या करूँगी, उसे एक्सप्लेन करूँगी। तो आपका जो ये क्लासिफिकेशन वाला जो टेबल है वो आपका पेज नंबर 11 पर है। कितने पे? पेज नंबर 11 पर। आपका जो 5 किंगडम जो क्लासिफिकेशन था उसने देखो क्या क्या करे आपके, एक तो सेल टाइप को करा, सेल टाइप को भी आइडेंटिफाई किया, सेलुलर स्ट्रक्चर को भी किया, और इसके साथ तो ये हम कह सकते हैं कि जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था वाइटेकर जी का, तो उसने किस किस बेस पर, तो ये पॉइंट आप लिखोगे कि सेल टाइप भी यहाँ पर आइडेंटिफाई हो गया था, सेलुलर स्ट्रक्चर भी आइडेंटिफाई हो गया था, पूरी तरीके से सेलुलर स्ट्रक्चर भी आइडेंटिफाई हो गया था जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में थे। और आपका फाइलोजेनिक रिलेशनशिप, फाइलोजेनिक में क्या आएगा आपका, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी पूरी तरह से आपका मोनेरा, प्रोस्टिटा, फंजाई, प्लांटी और एनिमालिया, ये तीनों को पूरी तरह से क्या कर रही थी, सिस्टमैटिक डिवाइड कर रही थी। और सिस्टमैटिक आपका
स्टेप बाय स्टेप फुलफिल कर रही थी। और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी आपका यहाँ क्या है, ये प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया है जो कि सबसे स्मॉलर है, फिर आपका यूनिसेलुलर है, फिर आपकी और स्पोरोफाइट्स है। मतलब पूरी तरीके से क्या है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को भी ये जो क्लासिफिकेशन था आइडेंटिफाई कर रहा था। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी ऑटोट्रॉप्स, हेट्रोट्रॉप्स और आपका स्पोरोफाइट, ये सारे के सारे न्यूट्रिशन फीचर्स को भी ये पूरी तरह से क्या कर रहा था, आइडेंटिफाई कर रहा था। और इसके साथ ही रिप्रोडक्शन फीचर्स को भी पूरी तरह से फुलफिल कर रहा था। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है आर.एच. व्हाइटिंकर जी का, वो सेल टाइप को भी आइडेंटिफाई कर रहा था, सेलुलर स्ट्रक्चर को भी आइडेंटिफाई कर रहा था, सेलुलर स्ट्रक्चर को भी कर रहा था, और आपका क्या करता, ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को भी कर रहा था, रिप्रोडक्शन को भी कर रहा था, और न्यूट्रिशन को भी। ये 5 पॉइंट्स हैं, आपको याद रखना है। सेल टाइप, सेलुलर ऑर्गेनिज्म, सेलुलर स्ट्रक्चर, और आपका क्या है, न्यूट्रिशन के बेस पर, और 4 है आपका रिप्रोडक्शन के बेस पे, और 6 है आपके क्या, उसके आपके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की। ये 5 फैक्ट को पूरी तरह से 5 किंगडम जो था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वेरीफाई कर रहा था। इसलिए ये क्या हो गया, मोस्ट वांटेड और ये स्टेबल क्लासिफिकेशन हो गया। इसके बाद आपका जो टेबल दिया हुआ है एनसीईआरटी में पेज नंबर 11 में, पेज नंबर 11 में हम देखेंगे यहाँ कैटेगरी ऑर्गेनिज्म विद दिया टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज लिखा हुआ है। तो ये कॉमन नेम दिया है, बायोलॉजिकल नेम दिया है, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, और आपको फाइलम एंड डिवीज़न। अब ये सब मैं लिखने बैठूंगी तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं इसे ओरली आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप ये एनसीईआरटी का पेज नंबर 11 में खोलेंगे, और जब इसे आप देखोगे वीडियो को, तो आप देख लेना खोलकर, और वहाँ पर सिस्टमैटिक वे में पूरा अरेंजमेंट दिया हुआ है। जैसे कॉमन नेम मैन का क्या है, मैन है, और इसका बायोलॉजिकल नेम क्या, होमो स्पेंसियस है, और जीनस आपका होमो है, फैमिली आपकी क्या है, होमिनिडी है, और आपका ऑर्डर प्राइमेटा है, और क्लास मेमालिया है, और फाइलम या डिवीज़न हम प्लांट के लिए मोस्टली यूज़ करते हैं, और फाइलम जो होता है वो एनिमल्स के लिए यूज़ करते हैं। तो कॉर्डेटा है। तो ये आपको याद रखना है। ये मैंने आपको टैक्सोनॉमी, जब टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन करा रहे थे तब हमने बताया था आपको कि जो फाइलम है वो हम एनिमल्स के लिए यूज़ करते हैं, और डिवीज़न जो है वो ऑलवेज़ यूज़ करेंगे हम प्लांट के लिए। फिर आपका आता है हाउस फ्लाई। तो हाउस फ्लाई क्या है, कॉमन नेम है, इसका बायोलॉजिकल नेम क्या है, मस्का डोमेस्टिका, और आपका जीनस क्या है, मस्का, और फैमिली क्या है, मिस्टिडेसी, और आपका ऑर्डर है डाइफेरा, एंड क्लास है इंसेक्टा, और आपका जो फाइलम है वो आर्थ्रोपोडा है। इसी तरह आपका मैंगो दिया है, मैंगो का बायोलॉजिकल नेम है मैग्नीफेरा इंडिका, और इसकी जीनस जो है मैग्नीफेरा है, और फैमिली आपकी क्या है, एनाकार्डियासी है, और ऑर्डर जो है वो आपका स्पाइनोडेल्स है, और क्लास है आपका डाइकेटलॉन है, हाँ डाइकोटलिंडन है ये, और आपका फाइलम जो है एंजियोस्पर्म में आता है। फिर लास्ट वन है आपका वीट क्या है, टाइट्रेटम एस्टिवेशन, इसका साइंटिफिक नेम है क्या है, टाइट्रेटम एस्टिवेशन, और आपका जीनस क्या है, टाइट्रेटम है, पोएसी इसकी फैमिली है, और पोएसी इसका ऑर्डर है, और मोनोकोटलिंडस क्या है, इसका क्लास है, और डिवीज़न, क्योंकि ये प्लांट है इसलिए हम यहाँ डिवीज़न करेंगे, तो डिवीज़न इसका एंजियोस्पर्म है। इसी तरह मैंगो का भी हमने डिवीज़न बोला था, क्योंकि डिवीज़न आपको बिलोंग करेंगे प्लांट को, तो मैंगो और वीट में हम डिवीज़न को बोलेंगे, जबकि मैन और हाउस फ्लाई ये एनिमल्स में आपके क्लासिफाइड किए गए हैं, तो इनको हम क्या बोलेंगे, आर्थ्रोपोडा, और आपको कॉर्डेटा बोलेंगे। तो यहाँ पर हमारा ये वाला जो पार्ट है, पार्ट 1 आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का यहाँ फिनिश होता है। इसके आगे हम ये टेबल के आगे हम जो है वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि किस तरह आपको सब चीज़ें याद रखनी है। जैसे कि मैंने बताया कि लीनियस साइंटिस्ट को आपके फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी बोलते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी भी बोलते हैं, फादर ऑफ आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं, और फादर ऑफ बायोनोमियल नोमेनक्लेचर भी बोलते हैं। और इनकी फेमस बुक्स हैं जो 3-4 मैंने लिखाई है, ये आप एक बार उनको मतलब आपके जहन में होनी चाहिए, आपके माइंड में ये सब चीज़ें होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप केवल 12वीं करके बैठने वाले नहीं हो। 12वीं के बाद आप कुछ भी किसी भी तरह के मेडिकल से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करोगे, तो जिसमें आपके ये पॉइंट्स काम आते हैं।
तो लीनियस की भी, और जैसे आपका थियोफ्रेटस किसके स्टूडेंट थे, क्योंकि बहुत सारे साइंटिस्ट एक दूसरे के स्टूडेंट हैं। जैसे इसकी भी मैं आपको एक लिस्ट दूंगी कि कौन सा साइंटिस्ट, जैसे मुलर का जो आपका ये आपका इवोल्यूशन के रिलेटेड एक्सपेरिमेंट है, तो उनके स्टूडेंट ने बोला था कि भाई हम ऐसा प्रैक्टिकली जो भी आपका नेचर के फैक्ट थे उसको हम क्या करेंगे, लेबोरेटरी में ऑर्गेनाइज करके देखेंगे। तो वो उन्होंने, उनके स्टूडेंट ने उसको वेरीफाई करके दिया था। तो ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिनके स्टूडेंट ने भी उसी फील्ड में काम किया है जिसमें उनके मास्टर्स ने किया है। तो ऐसे बहुत है। तो थियोफ्रेटस ने भी क्या किया है, लीनियर, ये आपके एरिस्टोटल के स्टूडेंट थे, और लीनियस ने जो आपका आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया उसमें भी इनका थियोफ्रेटस जी का थोड़ा बहुत योगदान है। तो इस तरह क्या है, वो एक दूसरे से कोरिलेट रहते हैं और हमें उनकी डिस्कवरीज को क्या करना पड़ता है, स्टडी करना पड़ता है, आगे कंटिन्यू करना पड़ता है। तो आपको क्या करना है, सिस्टमेटिक वे में अच्छे से याद रखना है टू किंगडम क्लासिफिकेशन। अगर आप उसके ड्रॉबैक्स याद रखोगे तो आपको सब अच्छे से याद हो जाएगा। ड्रॉबैक्स याद रखना है कि किसके बेस पे लीनियस जी का जो टू किंगडम को क्या किया गया था, रिजेक्ट कर दिया गया था। फिर थ्री किंगडम आया था तो उसमें क्या ऐड किया था, हैकेल साइंटिस्ट ने क्या ऐड किया था, और फिर उसका जो ड्रॉबैक्स, जो दो ड्रॉबैक्स दिए गए थे आपके लीनियस सर को, वही उसमें से एक फुलफिल कर पाए थे। कौन, हेकल साइंटिस्ट ने केवल एक ही को फुलफिल किया था, वो भी किसको, यूनिसेल्युलर और आपको मल्टीसेल्युलर, केवल इसको फुलफिल कर पाए थे। दूसरा ड्रॉबैक उनके भी थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में वैसे का वैसे रहा था जैसे कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन में था। फिर फोर आया, तो फोर किसने दिया था, कोपलैंड ने दिया था। इन्होंने क्या किया था कि आपका एक और किंगडम को इंक्लूड कर दिया, मगर इन्होंने न्यूट्रिशन के काफ़ी कुछ हद तक इनका फुलफिल किया था। वो सारे के सारे ड्रॉबैक्स जो पहले आपके टू किंगडम क्लासिफिकेशन और थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में ड्रॉबैक्स थे, वो पूरी तरह से इन्होंने क्या कर दिए थे, फुलफिल कर दिए थे कोपलैंड, मगर इन्होंने न्यूट्रिशन के बेस पे क्लासिफाइड नहीं किया था। और फिर आपके जब फाइनली फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन आया जो कि पूरी तरीके से क्या था, सफिशिएंट था हर फीचर्स में। सेल के स्ट्रक्चर, मतलब आपके सेल के बेस पे भी आपका क्लासिफाइड था, जो व्हाइटेकर जी का फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन था। सेलुलर और स्ट्रक्चर के बेस पे भी था, और आपका बॉडी स्ट्रक्चर के बेस पे भी था, न्यूट्रिशन के बेस पे भी था, और लास्ट वन इज रिप्रोडक्शन के बेस पे भी। ये सारे फाइव फीचर्स जो मेन होते हैं नीड की तरह, नीड कि हमारी जो नीड्स रहती है ऑर्गेनिज्म की, उसके बेस पे जो फाइव इम्पॉर्टेंट फीचर्स थे वो सारे के सारे फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन फुलफिल किया, और इसके बाद ये आज तक स्टेबल है। और इसी के बेस पे फिर हमने क्या किया कि ये आपका टेबल दिया गया है एनसीईआरटी में, जिसमें आपका कॉमन नेम है, फिर साइंटिफिक नेम है, फिर जीनस है, फिर उनकी फैमिली है, स्पीसीज़ है, और फिर वो किस डिवीज़न या किस फाइलम में आते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, इन सब चीज़ों को मतलब एक बार, दो बार, तीन बार, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, रीड करना है। और जितना ज़्यादा आप रीड करोगे तो उससे एक दो बार तो लिख ही लोगे आप, ये तो मेरी गारंटी। अगर आपने एनसीईआरटी की तबीयत से पैराग्राफ रीडिंग किया एक बार, दो बार, तीन बार, तो उसके बाद अगर आपसे कहा जाए कि इस पैराग्राफ से शॉर्ट नोट्स निकालो तो वो आप 1 सेकंड में निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि आपने एनालाइज किया होगा पैराग्राफ को। एनसीईआरटी पढ़ने का यही बेस्ट तरीका है। क्यों? एनसीईआरटी की जो लाइन है बहुत कंप्रेस होती है, उनको आपको खोल के पढ़ना होता है। आप खोल के कब पढ़ेंगे? जब आपके पास नॉलेज होगा, और नॉलेज होगा, कंसेप्ट क्लियर होंगे, तो आप कितना भी कंप्रेस फॉर्म में होगा मटेरियल, आप उसको क्या करेंगे, एनालाइज कर ले जाएंगे। और जब एनालाइज कर ले जाएंगे तो आपको नंबर भी उतने ही अच्छे मिल जाएंगे। तो आगे आपका इस पार्ट को हम कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे बहुत जल्द। आपको क्या करना है, तब तक इस पार्ट की हेल्प से इतना पोर्शन आपको क्या करना है, आपका जो क्लासिफिकेशन है 5 किंगडम पे, उसको अपना बेटर वे में प्रिपेयर कर लेना है। बेटर वे में प्रिपेयर करके आपको आगे के लिए कंटिन्यू रेडी रहना है।